हेलो यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं जो मैंने कल आपको चैप्टर शुरू कराया था उसको आपने रिवाइज किया होगा, उसकी वीडियो जरूर देखी होगी आपने, और अगर नहीं देखी है तो उसको देखिए क्योंकि आगे सिलेबस चल रहा है। अब हम जो शुरू करते हैं, अब हम बात करते हैं, कहते हैं यादृच्छिक गति, इंग्लिश में कहते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन बेसिकली है क्या? रैंडम यानी अनियमित। अनियमित किस तरीके से? हमने इलेक्ट्रॉन मॉडल बताया। इलेक्ट्रॉन मॉडल में क्या था कि पदार्थ के अंदर, पदार्थ जो है बहुत सारे परमाणु से मिलकर के बना है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम आपको पता है, 2 8 18 8 का। तो जब हम किसी विधि द्वारा बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ करके मुक्त गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं पदार्थ के भीतर। अब जिस भी परमाणु से वो अलग होंगे उसके ऊपर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। परमाणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, जबकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते हैं। तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए। इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न होने से किसकी वजह से हुए? ऊष्मीय प्रभाव की वजह से हुए। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इनकी गति को ऊष्मीय गति भी हम कहते हैं। अब चूंकि इनको साधित करने वाली, इनको अलाइन करने वाली कोई हमारे पास विधि नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक किसी भी स्रोत का, बैटरी का या सेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के अंदर जो पदार्थ के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के ऊष्मीय वेग से गति करते हैं। तो जहां से एक जगह से चलते हैं दूसरी जगह टकराए, धनायनों से टकराए, फिर आगे बढ़े, फिर टकराते गए, तो जिसके कारण उनके वेग और उनकी दिशा में परिवर्तन होता रहता है और उनकी जो गति है वो अनियमित गति कहलाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा, पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक होती है, इसलिए वो बार बार टकराते हैं और उनकी जो गति होती है वो अनियमित गति होती है। उस गति को ही हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति या रैंडम मोशन हम कहते हैं। अब जो एक बार टकराया, फिर दूसरी बार टकराया, फिर तीसरी बार टकराया, पहले और दूसरे के बीच को हम क्या कहते हैं? क्रमागत। दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को मुक्त गमन पथ कहते हैं, जो 10⁻⁻14 मीटर की, 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है। पहले यादृच्छिक गति, पदार्थ के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए बार बार टकराते हैं, धनायनों से टकराते हैं, जिसके कारण उनकी गति अनियमित गति हो जाती है। उस गति को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं। और बात आती है कि वो गमन पथ किस प्रकार से कर रहे हैं? अनियमित रूप से चल रहे हैं, उनका कोई प्रॉपर वे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको साधित करने वाला, उनको संभालने वाला कोई भी बाहर से कोई स्रोत का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसलिए दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत का मतलब पहले टकराया फिर दूसरी बार टकराएगा, उसके बीच में जो आराम से गति करता है उसको हम क्या कहते हैं? मुक्त गमन पथ कहते हैं, जो 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है, अब जब टकराएगा अनियमित गति होगी तो उसमें समय भी लगेगा। उस समय को दिया गया है नाम शांतिकाल। शांतिकाल को हम टो से निरूपित करते हैं।
वही परिभाषा होगी, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को शांति काल कहते हैं, जो कि टो जो है 10 की घात -14 मीटर की कोटि का होता है। कोटि का मतलब होगा कि जो भी समय लिया जाएगा, मान लो 4 है तो 4 गुणा 10 की घात माइनस के, सॉरी सेकंड में आएगा कि कोटि का होगा। यादृच्छिक गति मैंने आपको बताई कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ के भीतर गति करते हैं तो बार बार धनायनों से टकराते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण वो आपस में टकराते हैं, जिसके कारण उनकी दिशा व परिमाण दोनों बदल जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है, अनियमित गति होती है। इस गति को हम कहते हैं यादृच्छिक गति। अब बार बार टकरा रहे हैं, दो टक्कर के बीच में वो आराम से चलेगा भी, उसको हम कहते हैं मुक्त गमन पथ। दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को मुक्त गमन पथ कहते हैं, जिसको लैम्डा से करते हैं, जो 10 की घात -2 मीटर की कोटि का होता है। अब टकराएगा तो समय भी लगेगा, समय लगेगा तो शांत, तो उस समय को हम क्या कहते हैं, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को शांतिकाल कहते हैं, जो 10 की घात -14 मीटर की कोटि का होता है। अब बात यहां ये आती है, आप ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु की बाह्य कक्षा से बाहर निकले हैं वो ऊष्मा जनित इलेक्ट्रॉन है, ऊष्मीय जनित इलेक्ट्रॉन है। ऊष्मीय जनित का मतलब है ऊष्मा दे करके, चाहे रगड़ करके, चाहे डायरेक्टली हीट दे करके इतनी एनर्जी दी गई कि वो उसकी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल गए। कल मैंने आपको दो चीज जिक्र किया था, एक तो मैंने आपको जिक्र किया था उत्तेजन ऊर्जा का, एक मैंने जिक्र किया था आपका आयनन ऊर्जा का। उत्तेजन ऊर्जा का मतलब होता है कि जब ऊर्जा दी जाती है, इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिलती है कि वो उत्तेजित होकर के, एक्साइट होकर के अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी ऊंची कक्षा में जाता है। लेकिन वो कक्षा को छोड़ता नहीं है, वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा। उस अवस्था में ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। और जिस कक्षा में जाएगा उसको हम उत्तेजन कक्षा कहते हैं, उत्तेजित कक्षा कहते हैं। अब दूसरी आती है आयनन। आयनन में क्या होता है, आयनन के अंदर जब इतनी ऊर्जा दी जाती है कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके परमानेंटली बाहर निकल जाए। अब बाहर निकल के जाएगा कहां, बाहर निकल के उसकी जो सराउंडिंग है, उसका जो वातावरण है वो है पदार्थ, तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा को छोड़ करके पदार्थ में चला जाएगा, जिसके कारण वह घूमने के लिए स्वतंत्र होगा। इस तरीके के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चूंकि ये ऊष्मा के कारण उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन्हें ऊष्मीय जनित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो ऊष्मीय जनित इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी का जो वेग होता है वो 10 की घात 5 मीटर की कोटि का होता है, यानी लगभग आप मान के चलिए 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ज्यादा वेग है, लेकिन फिर भी चालक के अंदर धारा नहीं बहती। क्यों नहीं बहती? क्योंकि साधित करने वाला कोई भी स्रोत उसके पास उपलब्ध नहीं है। तो इसी कारण से जो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके जो औसत ऊष्मीय वेग का मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, हमें फिर किसी स्रोत की, सोर्स की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिकली बस तार ले लिया और तार को हमने किसी भी सर्किट में जोड़ दिया। हमें स्रोत की आवश्यकता नहीं है, हमें बिजली की आवश्यकता नहीं है, हमें बैटरी की आवश्यकता नहीं है, हमें इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर धारा बहती। लेकिन ऐसे में फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो इसी कारण से तो जो एक इलेक्ट्रॉन का जो औसत ऊष्मीय वेग है वो क्या होगा, वो आपका 10⁵ मीटर प्रति सेकंड का। लेकिन उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, उन सबका जो औसत ऊष्मीय वेग होगा वो 0 के बराबर होता है। अब देखिए इसके अंदर माना इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग क्रमशः U1,
U2 U3 डॉट डॉट UN है तथा पदार्थ यानी चालक में N इलेक्ट्रॉन है तो औसत ऊष्मीय वेग U1 प्लस U2 डॉट डॉट UN डिवाइडेड बाय N बराबर 0, यानी उनका जो औसत ऊष्मीय वेग है वो 0 के बराबर है। इसी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन इतना ऊष्मीय वेग होने के बाद भी धारा के रूप में कार्य नहीं करता, धारा उसे प्रवाहित नहीं होती है। अब इसके अंदर जब हम इस तरीके के तार को या चालक को किसी स्रोत से जोड़ देंगे तो हमारी अगली परिभाषा आएगी अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इसको हम Vd से निरूपित करते हैं, Vd से। अब क्या हुआ भाई, हमने एक चालक लिया, चालक को हमने एक स्रोत से जोड़ दिया, स्रोत बैटरी या सेल से हमें जोड़ दिया, एक सिरा पॉजिटिव हो गया, एक सिरा नेगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब इसके अंदर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगेगा पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन हैं अब उनके ऊपर बल लगना शुरू हो जाएगा, उनके ऊपर एक तरीके का बल आघूर्ण लगना शुरू हो जाएगा। जो अलग दिशा में है वो भी इसी दिशा के अंदर साधित हो जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा के अंदर चलना प्रारंभ हो जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करते हैं और ऐसे बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन और वापस चले जाते हैं। ये हुआ कैसे, अब बीच में धनायन तो उपलब्ध हैं, ऐसा तो नहीं कि केवल इलेक्ट्रॉन हो और उसके अंदर धनायन ना हो, धनायन होते हैं। तो क्या होगा कि अब इनके ऊपर इतना बल लगा कि उन्होंने अपनी दिशा को पॉजिटिव की तरफ कर लिया, यानी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कर लिया। अब ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ होते हैं, तो क्या होगा, बीच में रास्ते में जो धनायन पड़ेंगे वो उनसे टकराएंगे, टकरा करके बाउंस होंगे, पीछे की तरफ हटेंगे, फिर अपना रास्ता मोड़ करके चलना इनको पॉजिटिव की तरफ है। हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि हुई, किसकी वजह से, क्योंकि इन पर बल लगा वैद्युत क्षेत्र के कारण, लेकिन वो जब टकरा गए उन्होंने ऊर्जा खो दी, फिर दोबारा से नई ऊर्जा ली, फिर दोबारा से टकराए, फिर धीरे धीरे करके ये एक सिरे से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलना प्रारंभ हो गए। तो अपवाह वेग की अनुगमन वेग की परिभाषा क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का वह औसत नियत सूक्ष्म वेग, इलेक्ट्रॉनों का वह औसत नियत सूक्ष्म वेग जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। बहुत ज्यादा लंबी परिभाषा नहीं है, परिभाषा में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों का वह नियत सूक्ष्म वेग जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करते हैं, क्या कहलाता है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। यह वेग 10 की घात -4 मीटर की कोटि का होता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, यहां से निकले इलेक्ट्रॉन यहां गए, इसके पॉजिटिव में गए, पॉजिटिव निगेटिव से निकल करके इलेक्ट्रॉन फिर इसमें चले गए, तो इलेक्ट्रॉनों का
ना आवेश कम हुआ ना आवेश बढ़ा, क्योंकि संरक्षण के आधार पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ना तो नष्ट किया जा सकता है, आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने प्रवेश कर गए, तो आवेश की मात्रा उतनी की उतनी बनी रही। अब इसने क्या किया, हमने बैटरी लगाई थी, बैटरी ने इलेक्ट्रॉनों को साधित कर दिया, सीधा कर दिया, इलेक्ट्रॉनों को एक रास्ता दे दिया। अब लेकिन पहले तो ऊष्मीय वेग है इतना 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होने के बाद भी वो धारा को नहीं बना सका, लेकिन इतने से वेग ने धारा प्रवाहित कर दी। तो हम परिभाषा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का वह औसत नियत सूक्ष्म वेग जिसके कारण इलेक्ट्रॉन किसी चालक में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं या चलते हैं, उनको हम उस वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, जिसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर की कोटि का होता है। एक छोटे से टॉपिक की तरफ और बढ़ते हुए, टॉपिक का नाम है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध क्या है कि मान लो ये चालक की लंबाई हमने L ले ली, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल हमने A ले लिया, ये हमने इसको प्लस माइनस V से जोड़ दिया, ये सिरा पॉजिटिव हो गया, ये सिरा नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन जो चलने लगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन जो चले वो चले VD वेग से, इस दिशा के अंदर इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ होंगे। अब हम क्या जानते हैं, माना किसी चालक में t समय में स्मॉल q आवेश प्रवाहित होता है, क्यों आवेश प्रवाहित होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, तब होता है तो हम कह सकते हैं कि I = Q/T और इंप्लाई कर सकते हैं Q = IT। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। माना चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N है, तो हमें पता है Q बराबर होता है Ne के बराबर, तो I = क्या होगा, Ne/T के बराबर हमारा होगा। पहली चीज तो हमारी इसके अंदर ये आती है। आगे बढ़ते हैं, हम मान के चलते हैं कि माना चालक की लंबाई l, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD व चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व। देखिए यहां पर हमने क्या कहा है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N, हमने यहां कही है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का हमने जिक्र किया है। अब बात यहां पर आती है, इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं इसके अंदर।
स्मॉल एन कैसे निकालेंगे? देखो कैपिटल एन कैसे निकालेंगे। अब कैपिटल एन क्या होगा? कैपिटल एन है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमारे पास एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणा आयतन। इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब क्या होता है? कुल इलेक्ट्रॉन बटे कुल आयतन। ये हो गया स्मॉल एन, ये हो गया ए गुणा एल, क्योंकि ध्यान रखिए ए है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और एल है लंबाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन होता है, और लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल और ऊंचाई जो है वो हमारी एल ले ली, तो हमारा ए गुणा एल जो वो आयतन के बराबर हो गया, एन आ गया। जो समीकरण आई है, चूंकि आई बराबर है एन ई अपॉन टी, तो हम क्या करें? इसके अंदर मान रखते हैं, इसलिए आई बराबर होगा एन ए एन ई अपॉन टी। इतने हिस्से को देखें, एल अपॉन टी क्या होगा? वीडी। इलेक्ट्रॉन को कितना हिस्सा चलना है? नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक एल लंबाई चलनी है, तो दूरी चली जो गई है वो कितनी है? एल है। कितने समय में चली गई? टी समय में, तो उसको हम कहते हैं अनुगमन वेग। अतः हम क्या लिखेंगे? आई बराबर, देखो एम तो ये हो गया, ई ये हो गया, ए ये हो गया, और वी डी आपका ये हो गया। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। जो बात समझ में ना आए, जिस चीज में समस्या आए, वो आप में से शेयर करें, मुझे बताएं, क्योंकि बिना बताए हुए, बिना समस्या का निवारण करे हुए आपकी समस्या हल नहीं होनी है। इसलिए फिजिक्स को बहुत धीरे धीरे करके चलें, आराम से चलें, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। भले लॉकडाउन चल रहा हो, लेकिन हम लोग आपकी क्लासेस चला रहे हैं, तो इसलिए आप हमारी भी मदद करें, हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। अब इसमें धारा घनत्व की हम बात करते हैं। धारा घनत्व जे बराबर होता है आई अपॉन ए के बराबर। देखिए आई का मान रखिए, जे क्या हुआ? एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए कट गया, तो जे बराबर होगा एन ई वी डी। अब इसमें आपको एक बात दिखाई देगी, इसके अंदर जे के अंदर जो आपको दिखाई दिया, ये क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता, ये लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पर डिपेंड करता है? एक तो इलेक्ट्रॉन घनत्व पर डिपेंड करता है और गुण वेग पर करता है। इस तरीके से हमारा दूसरा संबंध आया धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध का आया। आज हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करें। कोई दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा तेज हम लोग नहीं चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे करके अपनी लेवल को आगे बढ़ाएंगे, अपने मेंटल लेवल को आगे बढ़ाइए। बात समझ में आती है तो अच्छी लगे समझने की कोशिश करिए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।